नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम पहाड़ी के साथ हाजिर हूं, मैं अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस कविता के साथ कि मैं नवागत व अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही शुरू हो चुका निश्चित, परिचित जिंदगी के व्यू में फेंका हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद, मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया, पिघलती आंख सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत, धरती खून पे ज्यूं सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश, मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, आहूत हर युद्धाग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप जिसको पूज कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। ये कुंवर नारायण की कविता चक्रव्यूह से शुरुआत हुई और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही चक्रव्यूह रच दिया गया है अग्निहोत्री जी। जी 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 राजेश, चक्रव्यूह बड़ा गहरा होता गया, गहराता जा रहा है। सारे दरवाजे, 7 दरवाजे होते हैं ना जी, एक के बाद एक दरवाजा कोई बंद हो रहा है, कहीं से बंद हो रहा है, कहीं से खोलने का प्रयास हो रहा है। हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे राजेश, लेकिन सबसे पहले वही हमारी अपील हमारे सभी दर्शकों से, ये आपका अपना कार्यक्रम है, हम पहाड़ी इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें अधिक से अधिक रिस्पॉन्स मिले, जिसके आधार पर हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। राजेश, हमारे 3 सेगमेंट होते हैं, आज भी सबसे पहले शुरुआत हम राजनीति से करेंगे, लेकिन ना भूलें कर्मचारियों को लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिसपे हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज। और कर्मचारियों की एक जीत की खबर भी जी जी बिल्कुल, जीत की भी खबर है, उस पे भी सब उसका भी एक इंफॉर्मेशन होगी। हालांकि उस पे थोड़ी सी शिमला से जो हमारा बुलेटिन होता है 6 बजे, बहुत पॉपुलर बुलेटिन है, उसमें भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक बड़ी खबर है। उसके बाद हम मौसम के हाल पर भी नजर डालेंगे राजेश, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं आज की राजनीति पे। भाजपा कांग्रेस के चाणक्यों का महायुद्ध। जी जी, ये उपचुनाव जो है राजेश जी, सबसे पहले हम इसके महायुद्ध के एक पहलू पे चर्चा करें, वहां चाणक्यों के हाल देखें। उससे पहले जरा बताइए आज का प्रचार, चुनाव प्रचार कैसा रहा उपचुनाव में? बिल्कुल, आज का चुनाव प्रचार बहुत धारदार और रफ्तार वाला प्रचार रहा है। फटाफट अर्की से शुरुआत करते हैं। विधानसभा हल्का है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। भाजपा के लिए मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर राजीव सहचल हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री की जुगलबंदी पार्टी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के लिए महाप्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के लिए कर्नल धनीराम शांडिल ने वहां पार्टी प्रत्याशी संजय अवस्थी के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। फतेहपुर चलते हैं, दोनों ही भाजपा के लिए, दोनों ही जो उनके प्रभारी, चुनाव प्रभारी हैं, भाजपा के लिए भी कांग्रेस के लिए भी, वो पार्टी प्रत्याशियों की के प्रचार के लिए सीधे तौर पे जनता के बीच जाके समर्थन की अपील मांग रहे हैं। उसमें उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर हैं और कांग्रेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहां राजेंद्र राणा हैं। जुब्बल कोट खाई की तरफ चलते हैं अग्निहोत्री जी, रोहित ठाकुर कांग्रेस के कैंडिडेट, ये कडेबन पुजारली ये उस इलाके में थे और इनके लिए वहां रामलाल ठाकुर प्रचार में जुटे हुए हैं। चेतन बरागटा आज 3 जगह उन्होंने 3 बड़ी जनसभा की, डोर टू डोर प्रचार अभियान को उन्होंने गति दी। उन्होंने आज फिर एक बार फिर वीरभद्र सिंह फैक्टर खेल गए। उन्होंने कहा कि राजनीति में मेरे आदर्श जो मेरे हैं वो वीरभद्र सिंह हैं। जैसे ही भाजपा छोड़ी, अब देख लीजिए आदर्श। मंडी संसदीय हल्के की ओर अगर हम फटाफट चलते हैं तो कैंडिडेट ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह आन्नी में थे आज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन में 4 बड़ी जनसभाएं वहां की हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना मंडी में जुटे हुए हैं। जिस तरह के भाजपा से जो नाराज चल रहे थे अजय राणा, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश में अविनाश राय खन्ना पिछले 2 दिन से बड़े उस मूड में आ गए हैं। तो ये भाजपा की तस्वीर थी। कांग्रेस के लिए प्रतिभा सिंह आज किन्नौर दौरे पे हैं, कल से ही किन्नौर दौरे पे थी। विक्रमादित्य सिंह आन्नी में प्रचार के लिए जुटे हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल के नेता लखनपाल, बड़सर के विधायक आईडी लखनपाल, वो सरका घाट में इनके प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। तो ये एक चुनावी माहौल आज का पूरे प्रदेश की एक पिक्चर बन रही है। बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत आपने एक सजीव चित्रण किया है आज की वस्तुस्थिति का। 4 ये जो हमारे उपचुनाव क्षेत्र हैं, इनमें क्या हो रहा है राजेश, लेकिन ये उपचुनाव जो हैं इसमें अगर हम एक बात देखें तो वो बहुत एक ऐसा पहलू है जी कि वो चौंका देता है। जी उपचुनाव है, ऐसा लगता है कि उपचुनाव छोटी सी बात होगी, लेकिन नहीं। जैसे हम देख रहे हैं जंग बहुत गहरी होती जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा राजेश पार्टियों से भी आगे बढ़कर, कैंडिडेट से भी आगे बढ़कर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों तरफ के जो चाणक्य हैं उनके अस्तित्व की जंग हो गई है? दोनों ही पार्टियों के चाणक्य जो चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं, हम देखते हैं उस पर क्या
हमारा एक इसमें हम क्या विश्लेषण कर पाते हैं अपने दर्शकों के लिए, स्थितियां खोल कर दिखाते हैं। राजेश, सबसे पहले फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जो कांगड़ा का, वहां पर क्या हालात है, दिखाइए जरा। देखिए, भाजपा के लिए कैंडिडेट बलदेव सिंह ठाकुर वहां हैं और चाणक्य की भूमिका में अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर हैं भाजपा की तरफ से, और उनका साथ देने के लिए वहां हिमाचल के खेल मंत्री और नूरपुर के विधायक राकेश सिंह पठानिया है। उनकी मूंछ का सवाल है, बिल्कुल, वहां 3 ठाकुरों की तिकड़ी फतेहपुर को फतेह करने में जुटी हुई है भाजपा के लिए। अब इनके साथ आते हैं हम कांग्रेस के लिए, वहां कैंडिडेट हैं भवानी सिंह पठानिया, विरासत आगे ले जा रहे हैं सुजान सिंह की पठानिया की, विरासत के मालिक हैं। इनके लिए चाणक्य की भूमिका में है राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा कौन है? सुजानपुर के विधायक, 2017 में जब से जीते थे तब से हिमाचल की राजनीति में उन्होंने उस वक्त खलबली मचा दी थी, पूरी राजनीति की दिशा हिमाचल में बदल दी उन्होंने। और राजेंद्र राणा वो शख्स हैं जिन्होंने भाजपा के हाथ से सोलन नगर निगम की जीती हुई बाजी छीन ली थी, तो उस जीत के उस पे सवार राजेंद्र राणा चाणक्य की भूमिका में यहाँ नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ क्या वो पठानिया की विरासत को आगे ले जाएंगे या कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, ये सवाल अभी भी है। जी राजेश, राजेंद्र राणा ने चमत्कार किया था सुजानपुर में। पिछली बार भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी या मुख्यमंत्री जो चुनाव में उतरे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल जैसे दिग्गज को उन्होंने हरा दिया था सुजानपुर में। बिल्कुल, उसके बाद उनसे हमेशा चमत्कार की उम्मीद रहती है जी। तो वो अभी घर से थोड़ा दूर हैं, वहां आके वो कमान संभाल रहे हैं, चाणक्य की भूमिका में है वहां पे बैठे हुए, लेकिन उनके सामने भी 2 ठाकुर डटे हुए हैं जैसे आपने बताया है। एक तो उद्योग मंत्री है और दूसरे खेल मंत्री हैं। अस्तित्व का सवाल है क्योंकि ये देखना होगा कि कौन से ठाकुर जो हैं, कौन से ठाकुर किस ठाकुर पे भारी पड़ते हैं यहाँ पे। राजेश, इसके बाद आप जुब्बल कोटखाई पे आ जाइए जरा। बहुत इंटरेस्टिंग अगर माहौल बना हुआ है, बड़ा रोचक जैसा, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र एक ही है लेकिन बात बड़ी है। यहाँ पे चेतन बरागटा ने ठीक धमाल मचाया हुआ है, लेकिन यहाँ कौन चाणक्य है और किस चाणक्य के सामने चुनौती है? बिल्कुल, देखिए जुब्बल कोटखाई, हम अगर भाजपा से शुरुआत करते हैं जो जिम्मेदारी के लिहाज से वहां चाणक्य है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पार्टी की आधिकारिक प्रत्याशी है नीलम सहराइक। अब भाजपा की पिक्चर अगर मैं एक लाइन में वहां डिफाइन करूं जुब्बल कोटखाई की, तो भाजपा के पास चाणक्य भी है, सेनापति भी है, लेकिन जुब्बल कोटखाई में लड़ने के लिए सेना नहीं है। अभी कुनबा जोड़ा जा रहा है, सेना तैयार की जा रही है, जो बचे कुचे सिपाही हैं उनको जोड़ के पार्टी आगे बढ़ रही है। पलायन कर गई है भाजपा की स्थिति वहां है। कांग्रेस की तरफ चलते हैं, विरासत की लड़ाई सीधे तौर पे यहां भी विरासत या वंशवाद सीधे तौर पे है। रोहित ठाकुर के लिए चाणक्य वहां सीधे तौर पे है, रोहित ठाकुर के लिए रामलाल ठाकुर। अब रोहित ठाकुर पे आते हैं। रोहित ठाकुर के जो दादा थे ठाकुर रामलाल, ठाकुर शब्द का हेरफेर है, आगे भी ठाकुर पीछे भी ठाकुर। पहले बिल्कुल पहले उनके दादा ठाकुर रामलाल की विरासत को आगे ले जा रहे हैं रोहित ठाकुर, और उनके लिए इस वक्त चाणक्य की भूमिका में है ठाकुर रामलाल ठाकुर, नैना देवी के विधायक बिलासपुर के। ये अब आते हैं चेतन बरागटा पर, जिन्होंने यहाँ की राजनीति की एक दिशा भी बदल दी है, दशा भी बदल दी है, सूरत भी बदल दी है। बिल्कुल सही बात। ये चाणक्य भी खुद हैं, कैंडिडेट भी खुद हैं, पर बड़ी बात अग्निहोत्री जी यहाँ ये है कि इनकी सेना अब जुब्बल कोटखाई की समस्त जनता बन गई है। भाजपा के वो सिपाही इनके अब सेना में शामिल हो गए जो कभी भाजपा के बहुत विश्वसनीय सिपाही हुआ करते थे। पूरा मंडल ही इनके साथ चल पड़ा, पूरा मंडल इनके साथ प्रचार में जुट गया। तो ये चाणक्य भी खुद है, चेतन बरागटा, और ये अब कैंडिडेट भी वहां खुद हैं, चाणक्य भी खुद हैं, चंद्रगुप्त भी खुद है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जुब्बल कोटखाई का चुनाव। हर कोई नजर बनाए रखिए, एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, बात शिमला की लड़ाई की है, शिमला के गढ़ की बात हो रही है यहाँ पे। और एक और बात है राजेश, यहाँ पे सुरेश भारद्वाज एक अपने जीवन की शायद सबसे मुश्किल जंग में है उतरे हुए आज, बिल्कुल है ना, वो कैसा चमत्कार कर दिखाते हैं, बड़ी बात, ये भी बहुत देखने की बात होगी। अगर भाजपा वहां जीत जाती है तो उनका कद बहुत बहुत बढ़ जाएगा पार्टी में। दूसरी तरफ 2 और कैंडिडेट हैं जो युवा हैं और विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। राजेश, जरा अर्की पे भी नजर डाल दिए थोड़ी सी। अर्की में हम चलते हैं, अर्की में भाजपा से शुरुआत कर देते हैं। भाजपा के लिए वहां चाणक्य की भूमिका में पता कौन है? डॉक्टर राजीव बिंदल। क्या बात, ये वही बिंदल है जिनका अगर इतिहास टटोला जाए, इतिहास के उनके पन्नों को पलटा जाए तो उनके ऊपर एक छाप है कि वो जिस प्रोजेक्ट को बीजेपी में हाथ में ले लेते हैं वो कभी फेल नहीं होता। ये हो गए महेंद्र सिंह ठाकुर। पछाद के घटनाक्रम को याद करिए, जब तमाम मंडल भी विरोध में उतर आया था रीना कश्यप के टिकट को लेकर, दयाल प्यारी के साथ था, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल ने वहां भाजपा की नैया इतनी सुरक्षित तरीके से निकाल दी कि अब वो नैया वही उसी तरह का एक परिस्थितियां
उनके सामने पैदा हो गई अर्की में, जी। जहां विरोध के बावजूद जब रतन सिंह पाल को टिकट दिया गया है तो उनको अब नैया को बचाने के लिए डॉक्टर बिंदल यहाँ चाणक्य की बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। राजेश, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा। ये देखिए, राजीव बिंदल, जैसे आपने पछाड़ की बात की, उस समय पे उनका भारी विरोध हुआ था कि वो चुनाव प्रचार क्यों करे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग तक को शिकायत की थी, क्योंकि उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष थे, वो पदेन अध्यक्ष थे, मतलब किसी पार्टी से कोई नाता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी खुलकर प्रचार किया था और भाजपा को शानदार जीत दिलाई थी बिंदल साहब ने। जी, आप कांग्रेस की बात करें। और ये भाजपा जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, इसीलिए इनको हिमाचल में भाजपा का अमित शाह कहा जाता है। कांग्रेस की तरफ चलते हैं, कैंडिडेट संजय अवस्थी हैं और इनके लिए वहां चाणक्य की भूमिका में है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या बात, ये वही सुक्खू हैं जो लंबे अरसे तक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सुक्खू की पकड़ मानी जाती है संगठन के भीतर, बहुत गहरी और संगठन को क्योंकि उन्होंने वहां झोंक दिया है अपने साथ, और इसलिए प्रचार में ये डटे हुए हैं। और सुक्खू के बारे में तो सीधे तौर पे भी ये चर्चित है कि वीरभद्र सिंह से टकराने का, सिद्धांतों पे, उसूलों पे टकराने का मादा सिर्फ एक व्यक्ति में था, सुखविंदर सिंह सुक्खू में, कांग्रेस के भीतर। बिना लाग लपेट अपनी बात कहते हैं सुक्खू जी, ये सही बात है। मनवाने में सुक्खू सक्षम है, उनका कद बहुत बढ़ रहा है पार्टी के भीतर, हम ये कहना चाहेंगे। एक कद और पद और प्रभाव, तीन चीजों की लड़ाई है यहाँ अर्की में भाजपा और कांग्रेस के लिए। जी, पता लग जाएगा सीधे सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू या राजीव बिंदल। बिल्कुल, देखिए जीतेगा पार्टी कैंडिडेट, बिल्कुल, लेकिन दोनों ही तरफ के दिग्गज हैं अपनी अपनी पार्टी के, तो देखते हैं बाजी कौन मार जाता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है राजेश, यहाँ पे जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित जो हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बैलेंस बना हुआ है दोनों पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पार्टी को लेके, इस सीट को लेके कोई भी विशेषज्ञ ये सीधे तौर पे नहीं कह रहा है कि इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। बाकी तीन के बारे में अपनी अपनी तरह से भविष्यवाणी है, दोनों तरफ से हो रही है। अच्छा राजेश, ये एक निर्विवाद तथ्य है जी। अभी आज की प्रेजेंटली हम बात कर लें कि हिमाचल में सबसे बड़ा उपचुनाव इस वक्त मंडी में हो रहा है। बिल्कुल, मंडी लोकसभा क्षेत्र में जी। तो वहां पे चाणक्य कौन है जी, या कौन सबसे बड़े चाणक्य हैं जी, या सबसे बड़ा चाणक्य कौन? मंडी में अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई मंडी संसदीय हलके में हो रही है, क्योंकि 17 विधानसभा सीटें उसके तहत आती हैं, और मंडी में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो पद की है, प्रभाव के साथ साथ परिवार की लड़ाई भी सबसे बड़ी, वहां दो परिवारों की लड़ाई सबसे बड़ी सामने आई है। कांग्रेस की कैंडिडेट है प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनको चुनावों में सीधे तौर पर उतारा है। अब परिवारवाद, भाजपा के परिवारवादों के आरोपों के बीच भी वो मजबूती के साथ डटी हुई है, प्रचार कर रही है। अब इनके लिए अगर हम बात करते हैं कि इनके लिए चाणक्य कौन है मंडी में, तो अगर सीधे तौर पे हम कहें तो वीरभद्र सिंह से बड़ा चाणक्य सीधे तौर पे कांग्रेस में कोई नहीं रहा है, क्योंकि अब उनका निधन हो गया, तो उनका नाम ही है जो इस वक्त उनके नाम की ब्रांड वैल्यू अभी भी वैसी ही कायम है। भाजपा के लिए अगर हम बात करते हैं अग्निहोत्री, जो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, और उनके लिए जो चाणक्य की भूमिका में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं वो महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, जो आधिकारिक चाणक्य की भूमिका में महेंद्र सिंह ठाकुर हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो चाणक्य हैं, वो पर्दे के पीछे चाणक्य की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है, और वो भूमिका है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। क्या बात है राजेश, ये कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए जी, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जयराम ठाकुर ही लड़वा रहे हैं, जयराम ठाकुर ही भाषण दे रहे हैं, जयराम ठाकुर ही सुन रहे हैं, जयराम ठाकुर हर तरफ ऐसा लग रहा है। वो महाभारत के युद्ध में, शायद अगर मैं नाम ठीक बोल रहा हूं तो पुंडरीक थे ना, जिन्होंने कहा था कि महाभारत में कृष्ण ही लड़ रहे हैं, कृष्ण ही लड़ा रहे हैं, कृष्ण ही मर रहे हैं, कृष्ण ही मार रहे हैं। तो कद इतना है, पर्सोनाफाई इतना हो चुके हैं वहां पे जयराम। अच्छा, यही चीज इन्होंने तब दिखाई थी जब मंडी में जी नगर निगम के चुनावों की बात हुई, तब भी मंडी में भाजपा को पिछड़ा हुआ बता रहे थे। मुख्यमंत्री ने 2 दिन लगाए थे, वहां पे गेम बदल दी थी। राजेश, एक और बात यहाँ पे कही जा रही है कि जयराम ठाकुर ना केवल मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे बड़े चाणक्य उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने जो चाणक्य होते थे, जिनको हिमाचल में चाणक्य की एक अनधिकृत कहा जाता है, उपाधि मिली हुई है, उन चाणक्य को उन्होंने पीछे लगा दिया है। क्या कहानी है, ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए जो जिन चाणक्य की जिनको उपाधि मिली थी वो है पंडित सुखराम, कांग्रेस के भीतर है आजकल पंडित सुखराम, और उनके पोते आश्रय शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आश्रय शर्मा, वो पंडित सुखराम राजनीति के चाणक्य उस वक्त फेमस हुए थे, जब आप याद करिए थोड़ा सा इतिहास, उन्होंने वीरभद्र सिंह जब हिविंका उन्होंने बनाई थी, और उनके पार्टी के जब प्रत्याशी जीत के गए थे, तो उन्होंने विधानसभा, उन्होंने हिमाचल में भाजपा की सरकार प्रेम कुमार धूमल जी की जो पहली सरकार बनी थी, उसको बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उन्होंने रातों रात कांग्रेस के हाथ से गेम पूरी तरह
तरह से छीन ली थी, इसलिए उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जी, सही बात। अब स्थितियां ये है कि कांग्रेस के भीतर ही वो एक तरह से अगर हम कहें तो साइड लाइन है अभी, क्योंकि सुखराम की अभी पूछ नहीं है। मैंने कहा कि दो परिवारों की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर। प्रतिभा सिंह का परिवार या वीरभद्र सिंह का परिवार एक तरफ है, पंडित सुखराम का परिवार एक तरफ है, उनका बेटा भाजपा में है, पंडित सुखराम, और उनके पोते खुद कांग्रेस में है। अब दिक्कत यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जयराम ठाकुर का कद मंडी में बढ़ा है, या पूरे हिमाचल में जिस तरह का कद, जिस तरह के नेता बन के उभरे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उससे अब मंडी की जनता भी शायद भूलने लगी है कि राजनीति का चाणक्य पंडित सुखराम है। मुख्यमंत्री के साथ दो चीजें जा रही है अग्निहोत्री जी। इससे पहले के जो दो उपचुनाव हुए, भाजपा को बड़ी आसानी के साथ उन्होंने जिता के सीटें निकाली। इसके बाद जब नगर निगम के चुनाव मंडी में हुए, आपने भी जिक्र किया, तो जिसमें भाजपा को कहा जा रहा था कि भाजपा यहां गेम हार गई है शायद, लेकिन जब मुख्यमंत्री 4 दिन पहले प्रचार में वहां उतरे तो उन्होंने पूरा एक चुनावी परिदृश्य बदल के भाजपा के खेमे में चीजें डाल दी सीधे तौर पर। सही बात है। तो राजनीति का चाणक्य अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा जा रहा है, और बीता हुआ अगर चाणक्य या गुजरा हुआ कल जिनकी बात कर रहे हैं वो पंडित सुखराम है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, है ना जी। उससे बहुत से दर्शक हमसे सहमत ना हो, खासकर मंडी में जो उनका एक वोटर स्ट्रेंथ है ना जी, बिल्कुल, वो शायद से सहमत ना हो, लेकिन चुनावों के बाद चलिए पता लग जाएगा। अभी हम वो चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान विशेषज्ञ मानते हैं। हम इस कार्यक्रम में बहुत सी राय शुमारी के बाद ही आप तक पहुंचते हैं, हमारे विचार कम होते हैं इसमें। राजेश, कांग्रेस के कुछ और कंधों पर भी मंडी का भार है जी, कौन से कंधे हैं ये? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए 3 लोग बड़ी भूमिका में है मंडी में सीधे तौर पे। उसमें डलहौजी की विधायक आशा कुमारी है, पंजाब की प्रभारी रह चुकी हैं, वो उन पे बड़ी जिम्मेदारी है। सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, वीरभद्र सिंह के खास सचिव है, वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये 3 चेहरे ऐसे हैं, क्योंकि इन पे जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है अग्निहोत्री जी कि 2022 के लिए कांग्रेस ने एक चेहरा आगे करना है। परफॉर्मेंस का दबाव इन तीनों पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों ही शाइनिंग स्टार माने जाते हैं कांग्रेस में एक तरह से। अब देखना ये होगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन अब परफॉर्म इन्हें करना होगा। क्योंकि अगर 2022 की तरफ अगर हम देखें तो एक चेहरा यहीं से होकर निकलेगा जो इस परफॉर्मेंस से ही निकलेगा निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल सही बात है। इसमें से अच्छा, रामलाल ठाकुर जो है ना जी, जो जुब्बल कोटखाई संभाले हुए हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। आपको याद होगा हमारे दर्शकों को पीछे बहुत दिल्ली आना जाना होता रहा है, बिल्कुल, तो वो भी है ना, वो भी अभी हमें देखना होगा। अच्छा, इसके साथ ही राजेंद्र राणा भी डटे हुए हैं फतेहपुर, बिल्कुल, वो अगर चमत्कार कर गए, बाकी कहीं नहीं हो पाया, मान लीजिए, हम सिर्फ एक एजम्पशन की बात कर रहे हैं, फतेहपुर में हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा ना जी। तो हर किसी को परफॉर्मेंस की चिंता तो है कांग्रेस। राजेश, ये सूरत हाल था, जैसे हमने आज चर्चा की कि यहाँ चाणक्यों की जंग हो रही है हिमाचल में, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कल हम राजनीति का एक नया पहलू लेकर आएंगे। उससे पहले हम चलते हैं आज अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो हमारे दर्शकों से, उन दर्शकों से जुड़ा है जो सरकारी कर्मचारी है या फिर कर्मचारियों से किसी तरह का उनका नाता रिश्ता है। राजेश, कर्मचारियों ने जीती पहली जंग, हम ये कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप वो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे जो अभी 6 बजे के बुलेटिन में हमारे यहाँ से शिमला से हो चुका है, शिमला जी ऑफिस से, जरा क्या जानकारी है वो? बिल्कुल, देखिए हिमाचल, हमारे लगातार कर्मचारी ये मांग कर रहे थे, हमारे यहाँ हम पहाड़ी के कार्यक्रम से भी लगातार सवाल पूछ रहे थे कि एलिमेंट्री शिक्षक कब नियमित होंगे। तो एलिमेंट्री शिक्षकों की रेगुलराइजेशन पे बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, वो शिक्षक नियमित हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा तोहफा दिवाली से पहले हिमाचल सरकार ने उन्हें दे दिया है। अच्छा जी राजेश, हम अब उस मुद्दे पे आते हैं, कर्मचारियों ने जीती पहली जंग। राजेश, याद होगा हमने 2 दिन पहले, हमारे दर्शकों को पूरी तरह से याद होगा शायद, 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एक सेगमेंट किया था कर्मचारियों के ऊपर, एनपीएस कर्मचारियों के ऊपर, बिल्कुल, और एक उदाहरण देकर बात रखी थी उनके सामने कि चुनावों में ड्यूटी लग रही है, बिल्कुल, मान लीजिए कोरोना से किसी और वजह से, भगवान ना करे, किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई उनकी मृत्यु हो जाती है मान लीजिए, या वो अपंग हो जाते हैं, तो उनके परिवार का क्या होगा। हमने ये भी उदाहरण रखा था कि एक तरफ ओपीएस जो पुराने कर्मचारी जिनको पेंशन फुल मिलती है वो हो, और एक तरफ वो हो, तो जो एनपीएस कर्मचारी है उसका परिवार बहुत संकट में घिर जाएगा। तो क्या सरकार सोचेगी? राजेश, उस पे बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हमारे कार्यक्रम के बाद, जरा आप बताएं जरा क्या है ये? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की मुहिम रंग लाई है। कर्मचारियों ने जिस तरह का दबाव हिमाचल प्रदेश सरकार पे बनाया था, वो दबाव अब काम करना, उस दबाव ने शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं या न्यू पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन न्यू पेंशन से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार की
2009 की जो नोटिफिकेशन है उसको लागू करने जा रही है। और ये 2009 की नोटिफिकेशन क्या है? हाँ, यही बात जरा विस्तार से बताइए। 2009 की नोटिफिकेशन वो थी जिसमें केंद्र सरकार और पंजाब इसको लागू कर चुका है। पंजाब के लागू करने के बाद ही हिमाचल पे दबाव आया। नोटिफिकेशन में क्या था? नोटिफिकेशन में ये था कि इन सर्विस अगर किसी कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो या वो अपंग हो जाते हैं, या वो इतना अपंग हो जाता है कि काम करने में पूरी तरह से अक्षम हो जाता है, तो उस कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन की तर्ज पर फुल पेंशन लगेगी। ये वो स्कीम है, ये वो एक अधिसूचना थी जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार अब लागू करने जा रही है। तो कर्मचारियों की एक मांग को इस सरकार ने सीधे तौर पे मान लिया है। ऐसा लग रहा है कि मान लिया, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको हमने विस्तार से आपको हम बताने भी जा रहे हैं। अच्छा राजेश, इससे पहले क्या व्यवस्था लागू थी? अगर 2009 की अधिसूचना नहीं थी ना लागू, तो एनपीएस कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था थी सरकार की? बिल्कुल, देखिए इससे पहले कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पे एक जिसको कहा जाता है कि एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था जिसमें कर्मचारियों का कुछ हिस्सा जैसे LIC या SBI और IDBI जो बैंक हैं उनको अधिकृत किया था हिमाचल सरकार ने। उनसे पॉलिसी ली जाती थी जिसको ग्रुप इंश्योरेंस का नाम दिया गया। ये ग्रुप इंश्योरेंस कर्मचारी करवाता था जिसमें 5 लाख तक की सीमा या इससे थोड़ी सी ज्यादा सीमा इसकी रखी गई है। सीधे तौर पर कर्मचारी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वही पैसा उसके परिवार को दिया जाता था। इसके पीछे दलील ये थी कि क्योंकि कर्मचारी NPS जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसमें कर्मचारियों का जो अंशदान होता है उस अंशदान इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाए। उस पैमाने पे जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। बिल्कुल, इसलिए इससे पहले ये व्यवस्था चली हुई थी। अब क्योंकि ये 2009 की जब नोटिफिकेशन लागू हो जाएगी तो ये पुरानी पेंशन की तर्ज पे या OPS की तर्ज पे जब फुल पेंशन कर्मचारी के परिवार को लग जाएगी तो इससे अब हिमाचल के 1,20,000 जो कर्मचारी NPS से जुड़े हैं या अगर हम पूरे सभी विभागों के कर्मचारी हैं तो उनको उनके परिवार को सीधे तौर पे लाभ अब मिलने जा रहा है। जी राजेश, और वर्तमान में देखिए दर्शकों की थोड़ा और मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालूं। ये कहा जाता है कि वर्तमान में आज के दिन अगर किसी कर्मचारी कोई NPS कर्मचारी रिटायर हो जाता है या भविष्य में होता है और वो चाहता है कि उसकी जो मंथली पेंशन है, मासिक जो उसको पेंशन मिले वो 20,000 रुपए हो, मान लो इतना ही वो समझते हैं। हालांकि 20,000 बहुत कम होगा शायद रिटायरमेंट के टाइम पे, तो बोलते हैं कि उसने जो कंट्रीब्यूट किया हो ना जी, उसके फंड में जो होगा उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो आप सोचिए क्या कोई सरकारी कर्मचारी इसमें फंड बचा सकेगा जिसमें 1 करोड़ रुपया? बिल्कुल, इसमें 20,000 रुपए मिले। एक चीज और है, NPS का जो अकाउंट अग्निहोत्री जिसमें कर्मचारी ने जैसे 100% किसी की कंट्रीब्यूशन है उसमें से वो कर्मचारी 60% में से ही पैसा निकाल सकता है, जिसको हम GPF कहते हैं, PF कहते हैं, वो 60% ही निकाल सकता है। जो 40% है उसका जो ब्याज होगा वो कर्मचारी को मिलेगा, लेकिन उसका मूलधन जो होगा वो उस कंपनी को मिलेगा जो NPS का अकाउंट होल्ड करती है। तभी कंपनी को फायदा देने के लिए है ये। अब इसमें दूसरी चीज, क्योंकि अब उसका हिस्सा कर्मचारी के साथ नहीं जुड़ता है इसलिए वो अमाउंट कम बनता है जिसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक तरह से नहीं लगती है। अब एक उदाहरण के साथ अगर मैं कहूं कि एक डॉक्टर अगर आज की डेट में रिटायर हो रहा है जिसकी लास्ट सैलरी बनती है 1,30,000, अब उसकी पेंशन जब कैलकुलेट होती है तो पेंशन बनती है 3,150 रुपए। अरे वाह, 3,150 रुपए पेंशन एक डॉक्टर की बन रही है जिसकी लास्ट सैलरी 1,00,000 है। तो याद करिए, और कंट्रीब्यूशन वहां कर्मचारी की भी देख लीजिए, सरकार की भी देख लीजिए, कंपनी की भी। राजेश, डॉक्टर साहब के बारे में तो चलो ये सोचा जा सकता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, लेकिन दूसरे कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल, आपने एक तरह से इसका पे स्केल का और उसमें मिलने वाली, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सरकार पे यही प्रेशर था। अच्छा राजेश, ये आपने बहुत बढ़िया डिटेल में ये बात बता दी आपने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है, देखिए JCC की मांगों में भी ये बहुत प्रमुख मांग है, दूसरी मांग है। बिल्कुल, अगर ये मांग सरकार मान लेती है तो जो पहली मांग है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, और पहली मांग तो OPS की है ना जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राजेश, हमारा टाइम पूरा निकलता जा रहा है। पहली जो मांग है वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की है। अगर पुरानी पेंशन को हिमाचल प्रदेश सरकार बहाल कर देती है तो दूसरी मांग खुद ही स्वयं ही निरस्त, लेकिन सरकार दूसरी मांग पे काम कर रही है। सरकार अब दूसरी मांग पे कर रही है, तो इससे अब एक मैसेज चला गया है कि शायद
पुरानी पेंशन पे अब उस तरह से बात बन नहीं रही है कर्मचारियों के पक्ष में, इसलिए ये चीज हो रही है। जी 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 राजेश, ये आपने बहुत विस्तार से कहा। खैर हमारे जब शिमला से हमारे राज्य ब्यूरो चीफ हैं राजेश मल्होत्रा, वो अपने कार्यक्रम में कई बार बता चुके हैं कि कर्मचारी यूनियन ने जो ये मांग पत्र दिया है ना, 61 हो गया ना उस पे जेसीसी के लिए, उसमें पहली दो मांगे जो कंट्राडिक्टरी टू देयर सेल्फ है ना। एक में कहते हैं कि हमें ओपीएस और दूसरी मांग में कहते हैं कि नहीं जी ओपीएस नहीं, आप कम से कम एनपीएस को ये दे दीजिए 2009 की सूचना, तो सरकार इस पे काम कर रही है। अब ये भगवान जाने कैसे हुआ है। राजेश, एक एचआरटीसी को लेके भी कल बहुत बवाल मचा हुआ था कि एचआरटीसी आज हड़ताल पे जा, सरकार ने बहुत इसमें क्लेवर होकर काम किया। इसमें हम ये भी कहेंगे कि उद्योग मंत्री जो स्वयं संसारपुर टेरेस में थे कल, जटिस की वो वोट मांग रहे थे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जाके, वो प्रभारी भी हैं, हमने चाणक्य के तौर पे बात की, वहां से उन्होंने एक सफलता तो प्राप्त कर ली कि एचआरटीसी को उन्होंने साथ लिया कर्मचारियों को। अच्छा, सरकार ने सीधे तौर पर ये साथ तो लिया, लेकिन उनकी मांगों का होगा क्या, मांगे क्या, जरा जल्दी से बताइए। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर फतेहपुर से फतेह हासिल कर लिए कर्मचारियों के इस मुद्दे पर एचआरटीसी के मंत्री ने। अगर कर्मचारियों की मांगों पर अगर हम जाते हैं सीधे तौर पर, 585 करोड़ रुपए का वो भुगतान है जो अरसे से लटका हुआ है, और पेंशनर्स की वो समस्या है, जैसे उनको जो महंगाई भत्ते की किस्तें हैं उनका अदायगी नहीं हुई है, मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है, इसके अलावा उनके तमाम बिल हैं जो पास नहीं हो रहे, जीपीएफ का पैसा तक 1 साल या 1.5 साल के बाद भी रिटायरमेंट के उनको नहीं मिल रहा है। ये ऐसी मांगे हैं जिनको कर्मचारी लगातार उठाते रहे हैं, पेंशनर लगातार उठाते रहे, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। अब क्योंकि पिछले कल जो मीटिंग के लिए कॉल हुई थी, उसके बाद फतेहपुर जब मंत्री थे विक्रम सिंह ठाकुर, उनके साथ उनकी जब चर्चा हो गई है तमाम मांगों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि अगर आंदोलन खत्म हुआ है कर्मचारियों का, तो समझौता या सहमति किसी ऐसी बात पे बनी है जो बात अब एक आधे दिन में, क्योंकि वो अभी बिजी हैं, तो वो सार्वजनिक करने जा रहे हैं सार्वजनिक। तो चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि एचआरटीसी कर्मचारी और पेंशनर कई दिनों से परेशानियों में हैं, हमारी उम्मीद है और दुआ है कि उनकी परेशानियां जल्द दूर हो जाए। वैसे राजेश, हम अपने तीसरे सेगमेंट के मैं एक हल्की सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की तो बात हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिक्कत और है। आज ये खबर आई है, पहले तो ये खबर आई कि दिवाली से पहले जो उनके ईपीएफ पे ब्याज होता है ना, ईपीएफओ का, वो मिलने वाला है। 8.5% माना हुआ था ईपीएफ, अब सुनने में आया कि ईपीएफओ तो बोल रहे हैं कि हम 8.5% दे देते हैं, लेकिन शायद केंद्र सरकार की तरफ से या वित्त विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, जितना मत दीजिए, जितना बाकी योजनाओं पे उतना ही दीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए झटका है ये। आगे चलते हैं राजेश, जी तीसरा सेगमेंट जल्दी से लेना पड़ेगा राजेश, हमें समय कम होता जा रहा है। रुत ये सुहानी है, क्या बात। देखिए एक राजेश छोटा सा सीधा सा सवाल आपसे जी, क्या सर्दियां आ गई हैं हिमाचल में? सर्दियों का विधिवत रूप से आगाज हो गया अग्निहोत्री जी। मैदानों में बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लोग स्वेटर पहन रहे हैं, हम लोग भी अब बास्केट में आ गए हैं, तो सीधे तौर पे सर्दियों का तो खैर कभी एसी ज्यादा ठंडा हो जाता था तो बास्केट तो हम तब गए थे। अच्छा राजेश, किसान ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बारिश जिस तरह से आई है उसने किसानों के लिए तो थोड़ी सी मुसीबतें पैदा कर दी हैं। अभी देखिए धान की हार्वेस्टिंग का टाइम चला हुआ, कहीं कहीं तो कटाई, अभी फसल खड़ी है, तो जहाँ कटाई के लिए अभी खेतों में भी धान है, अभी लोगों ने काट के भी रखा है, थ्रेसिंग अभी होनी है उसकी। इसके अलावा जिन्होंने तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी है उनका धान मंडियों में है, अभी बिक नहीं रही है। फसल ऑनलाइन पोर्टल जो सरकार ने खोला है उसमें उन्होंने सब तमाम अपलोड कर ली है चीजें, लेकिन अभी खरीदार मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए किसान शायद परेशान हो रहा है कि ये फसल खुले में पड़ी है और ऊपर से बारिश हो रही है। अच्छा राजेश, फल सब्जियों को लेके क्या कहेंगे आप जी? क्या इनके दाम पे कुछ असर पड़ेगा, नीचे ऊपर आएंगे? टमाटर वैसे 80 रुपए किलो है आज के दाम। जी बिल्कुल, देखिए फल सब्जियों की जहां तक बात है, क्योंकि अभी अक्टूबर का आधे से ज्यादा महीना बीत गया और 25 अक्टूबर के बाद क्योंकि नई फसल मार्केट में आ जाती है, फसल अभी तैयार हो, जैसे गोभी तैयार हो रही है, पालक तैयार हो रहा है, मूली तैयार हो रही है, शलगम तैयार हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में अभी सब्जियां बहुत तैयार होने वाली हैं, बस 10 दिन की अगर मौसम ठीक रहता है तो रेट अपने आप ही अब कम होने जा रहे हैं। चलिए उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन बुरा हाल है लोगों का जी। सब हम भी भुक्तभोगी। 50 रुपए से नीचे कोई सब्जी है ही नहीं मार्केट में। टमाटर 80 रुपए किलो हो जाएगा और प्याज 50 से ऊपर चला जाएगा, तो आप देख लीजिए। जैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिवाली इस वक्त जल्दी होती है ना जी, तो अच्छा था, क्योंकि कई बार होता क्या है, देखिए दिवाली अर्ली होती है ना, अक्टूबर के समझिए तीसरे हफ्ते में आ जाती है, तब गर्मियों जैसी फीलिंग आती है, बड़ी गर्मी सी लगती है, तो लोग बोले थे कि इस बार तो मौसम वैसा ही होता जा रहा है कुछ ऐसा। अच्छा राजेश, कुछ एहतियात बरतनी होगी जी बदलते मौसम को लेके। देखिए अब मौसम आ गया, इस पे किसी का जोर तो नहीं चलता है, जैसे ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ी एहतियात की जरूरत है, खासकर उन बच्चों को लेके जो स्कूल जाना शुरू हुए हैं या फिर सरकार जिनके स्कूल खोल सकती है, बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेके खासकर तब
जब कोरोना के बिल्कुल मतलब आशंका बनी हुई है अभी भी थोड़ी बहुत। बिल्कुल देखिए, कोरोना के जैसे जिस तरह के केसेस आ रहे थे पहले, अब थोड़ी सी स्थितियां कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन बच्चों को लेकर हमें खास तौर पे सतर्क रहने क्योंकि सर्दी जुकाम से भी बचाना होगा। अभी देखिए प्रदेश में वायरल जिस तरह से फैल रहा है, या प्रदेश में डेंगू के जिस तरह से केस आने लगे हैं, वहाँ एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्दियों में थोड़ा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजेश, एक और बहुत एक चीज हमेशा आती है सर्दियों में, अभी थोड़े दिनों में विशेषज्ञ और डॉक्टर्स बोलते हैं इस चीज को। दो तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो सुबह उठ के जल्दी जिनको शौक है या जिनकी आदत बन चुकी है वॉक, सुबह वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर गिरने लगता है तो आप कृपया थोड़ा सा लेट जाएं या थोड़ा वार्म अप होकर घर से निकले, एकदम से ना निकले, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर रहता है वो। और दूसरा कहा जाता है कि क्योंकि इसमें गर्म कपड़े पहनेंगे, सोने का भी बहुत मजा आता है, खा भी थोड़ा ज्यादा लेते हैं, पच जाता है। तो अगर और ज्यादा नहीं कर सके आम आदमी जो जॉगिंग वगैरह में यकीन रखता है, वो कम से कम थोड़ा सा योग जरूर कर ले सुबह सुबह। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, डॉक्टरों का जो कहना है वो घर से बाहर निकलने से पहले अपनी बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जब घर से निकले तो पहले अंदर ही थोड़ा सा वार्म अप हो ले ताकि शरीर गर्म हो जाए। और जब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि एकदम से अगर हम निकल जाएंगे तो ठंड लगने के आसार बन जाते हैं। कई बार तो स्थितियां इतनी गंभीर हो जाती है कि कार्डियक अरेस्ट तक मरीज को हो जाता है। तो और दूसरी चीज अब क्योंकि टेम्परेचर रात को बहुत ज्यादा गिरेगा, लगातार गिरेगा, सड़कों पे पाला जमेगा, उससे फिसलन बढ़ जाती है। इसलिए भी कहा जाता है कि आप जल्दी कर लें, हल्की सी, बिल्कुल जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, थोड़ा सा सूरज ऐसा लगे कि निकलने वाला है, तब अगर करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, शाम को थोड़ा जल्दी कर लीजिए, सुबह थोड़ा लेट निकले। राजेश, एक और चीज भी बताई जाती है, सर्दियों में कई लोगों को ठंडे पानी से नहाने की आदत होती है। अच्छी बात है, अगर आपको सूट करता है तो नहाइए, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि सीधे पानी सिर पे नहीं डालना। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले आप शरीर के कुछ हिस्सों पे हाथ पैर थोड़ा पानी डाल लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक तरह से आपको तैयार हो जाए, तैयार शौक ना लगे आपकी बॉडी को, थोड़ा सा वहां पे बच के रहना है। तो उम्मीद है हमारे सारे दर्शक इन चीजों का ख्याल रखेंगे। राजेश, आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। 18 अक्टूबर 2021 का दिन है राजेश। 1952 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था। 1952 में आज के दिन शुरुआत हुई थी इस मैच के। नई दिल्ली में टेस्ट खेला गया था। पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पे आई थी और इस मैच को भारत ने एक पारी के अंतर से जीता था। बिनू मंकड़ हमारे स्पिनर होते थे, उन्होंने 13 विकेट लिए थे 131 रन देके इस मैच में। हालांकि पाकिस्तान बहुत हो हल्ला करता है जैसे इनकी आदत है। अभी भी 24 तारीख को मैच है, कई लोग कह रहे हैं कि जी मैच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चलिए वो अलग बात है। लेकिन आज के दिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था। राजेश, 1867 हम देखते हैं अमेरिका के 50 राज्य हैं जी। जब भी आपने नक्शा देखा होगा उत्तरी अमेरिका का, तो उसमें अच्छा उसमें आपने एक अजीब चीज देखी होगी कि अजीब चीज क्या, वैसे तो एक ये ज्योग्राफी के लिए कि 48 तो एकदम जुड़े हुए हैं राज्य। एक राज्य जो है हवाई, वो नीचे समंदर में है, और दूसरा राज्य जो है अलास्का, वो कनाडा के ऊपर लगा हुआ है और वो आगे को बढ़ा हुआ है। अगर आप ग्लोब देखेंगे, ये ज्यादा चीज ग्लोब पे समझ आती है, तो ग्लोब में जो अमेरिका का अलास्का राज्य है और जो रशिया का आपका साइबेरिया क्षेत्र है, वो बिल्कुल नजदीक है, एकदम से पतले से समंदर से घिरे हुए, बिल्कुल नजदीक है। तो राजेश, 1867 में आज के दिन अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था, या ये कहिए कि रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। हुआ क्या राजेश, क्रीमिया में लड़ाई हुई थी रशिया की फौजों की, और साथ में इंग्लैंड और फ्रांस की फौजें इकट्ठे लड़ी। वहां पे रूस की हार होती है। अलेक्जेंडर सेकंड वहां पे उस टाइम पे जार होते थे, पीछे हटे। अब उनको कोई ना एक दिमाग में होता था राजाओं के कि इलाका तो बढ़ाना है, क्रीमिया गया अब क्या करें। उन्होंने देखा कि साइबेरिया के परली तरफ, समंदर के परली तरफ अमेरिका का जो कनाडा का जो हिस्सा है वो अनऑक्यूपाइड है, वहां कोई नहीं रहता, उस पर कब्जा करो। उन्होंने कर लिया कब्जा। लेकिन हुआ कि जल्दी उनको पता लग गया, क्योंकि कनाडा पे उस वक्त अंग्रेजों का कब्जा था। अमेरिका का फॉर्मेशन हो चुकी थी 49 राज्यों के साथ। तो उन्होंने अमेरिका पे जोर डाला कि जी आप खरीद लो, आपके साथ लगता है। अमेरिका वाले पहले मुकरते रहे, हमें क्या लेना है। बिल्कुल नहीं जी आप खरीद लो। अच्छा, दोनों तरफ के लोग नहीं चाहते थे। रूस के लोग इसलिए नहीं चाहते थे कि वहां पे थोड़ा सा सोना निकल चुका था अलास्का में, और अमेरिका वाले इसलिए कहते थे कि वहां बर्फ है, आइस बॉक्स क्यों खरीदे हम पैसे देंगे। लेकिन अल्टीमेटली समझौता हो जाता है राजेश $72 लाख में। आज के दिन अब रशिया ने अमेरिका को ये अलास्का बेच दिया। अच्छा, कितना एरिया था ये राजेश? ये एरिया था 15,18,800 वर्ग किलोमीटर का, पूरा अलास्का का इतना क्षेत्रफल है। हाँ, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। हाँ जी। और अगर जो अमेरिका ने $72 लाख दिए थे, अगर उसमें देखा जाए तो प्रति एकड़ उसकी कीमत पता कितनी बड़ी थी? 2 सेंट से भी कम। 2 सेंट मतलब 2 पैसे। आप ये रखिए, इस तरह से आसानी से समझिए। 1959 तक
1959 तक, 1867 में खरीदा था अलास्का। वैसा नहीं, एक सदी ही समझिए, हाँ बिल्कुल, लगभग एक सदी वैसे ही पड़ा रहा है अलास्का। कुछ नहीं किया अमेरिका ने, बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे एकदम से सोना निकलने लगा, और जैसे सोना निकला लोग वहाँ पहुँचे, भीड़ भाड़ बढ़ी, और अमेरिका ने उसको तुरंत अपना 50वां राज्य बना लिया 1959 में, या जितना भी राज्य में शामिल कर लिया। क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो सकती है। राज्य 2007 में आज के दिन में पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ? हमला हुआ। बेनजीर भुट्टो जो पूर्व इसके प्रधानमंत्री रह चुकी थी 2 बार पाकिस्तान की, उन पे जब दबाव बढ़ा, भाग चली गई थी देश छोड़ के, वो यूएई में रही, वो लंदन में रही, फिर वो 8 साल बाद आती हैं वापस। 2007 में आज ही के दिन कराची में उनके सम्मान में एक रैली निकाली जा रही थी, बहुत सा कैवलकेड चला हुआ था, काफिला चला था गाड़ियों का। एक ट्रक था जिसपे खड़े होकर उनको लोगों को संबोधित करना था, थोड़ा सा आगे चल के ये जा रहे थे जिन्ना साहब की मज़ार की तरफ। क्या होता है राजेश, उनके उस ट्रक के आगे एक के बाद एक 2 बड़े जोरदार धमाके होते हैं, पुलिस की गाड़ियां चली थी, उससे आगे उड़ जाता है सब कुछ। बेनजीर भुट्टो बाल बाल बच निकलती हैं। कितने लोग मरते हैं इस हादसे में राजेश? इस हादसे में 180 लोग मर जाते हैं बेनजीर भुट्टो की आंखों के ठीक सामने, और 500 से अधिक लोग बुरी तरह घायल होते हैं। लेकिन राजेश हुआ पता क्या, यहाँ तो बेनजीर भुट्टो बच निकली ना। 27 दिसंबर, ये 18 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ ना मैं, इसी साल 27 दिसंबर को लगभग 3 महीने बाद रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो को गोली मार के उनकी जान ले ली गई। तो ये 3 महीने ही उसके बाद वो कर राजेश कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अशफाक आमिर साहब हैं, उनकी एक छोटी सी गजल है, प्यारी सी गजल है दर्शकों के लिए आपकी इजाजत से। हाँ जी। लगा हो दिल तो ख्यालात कब बदलते हैं, लगा हो दिल तो ख्यालात कब बदलते हैं, ये इंकलाब तो एक बेदली में पलते हैं, ये इंकलाब तो एक बेदली में पलते हैं। निकल चुके हैं बहुत दूर काफिले वाले, निकल चुके हैं बहुत दूर काफिले वाले, हमें खबर नहीं हम किसके साथ चलते हैं। क्या बात है। कभी हमें भी मिलाओ तो ऐसे लोगों से, कभी हमें भी तो मिलाओ ऐसे लोगों से कि जिनकी आंख में अब तक चराग जलते हैं। क्या बात। ये रात ऐसी हवाएं कहां से लाती हैं, ये रात ऐसी हवाएं कहां से लाती है कि ख्वाब फूलते हैं और जख्म फलते हैं। क्या बात है। कि ख्वाब फूलते हैं और जख्म फलते हैं। रुतों ने अपने करीने बदल लिए, लेकिन रुतों ने अपने करीने बदल लिए, लेकिन हमारे तौर वही हैं, नहीं बदलते हैं। क्या बात है। तो राजेश अब आप दर्शकों से बिल्कुल, हमारे तौर वही हैं, नहीं बदलते हैं, तो समय बदल गया है। और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। देश विदेश और प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए आप दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप फॉलो करते रहें। थोड़ी देर में हमारा मुख्य बुलेटिन आने वाला है, फिर शाम को 9 बजे शिमला से स्पेशल बुलेटिन आने वाला है। कल आपके साथ फिर मिलेंगे हम पहाड़ी में, इसी वक्त इसी मंच पे। तब तक नमस्कार।